नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे सभी। तो आज अपन व्याकरण की एक नई शुरुआत करते हैं और लगातार शुरुआत करते हैं। अब उससे पहले अपने पास थोड़े संसाधनों की कमी थी, अब वो जुटा लिए गए हैं। तो अपना जो टॉपिक है, अब इसके ऊपर अपन स्वर और व्यंजन पर अलग अलग टॉपिक बनाएंगे, लेकिन आज हम उच्चारण स्थान की बात करते हैं। उच्चारण स्थान देखिए आप, वर्ण या अक्षर जो होता है वो वो ध्वनि मुख विवर में कहीं न कहीं से निकलती है। उसका उच्चारण कोई न कोई स्थान होता है। जिस तरह से गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसी प्रकार वो वर्ण भी कहीं न कहीं से उच्चारित होता है। तो उसका अपने को ज्ञान होना चाहिए कि कौन से वर्ण को कहाँ से उच्चारित करते समय जिह्वा कहाँ स्पर्श करनी चाहिए और कौन सी वर्ण की ध्वनि कहाँ से निश्रित होती है, निकलती है। तो ये अपने को ज्ञान होना चाहिए। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, और ये जो जिनके संस्कृत लैंग्वेज है उनके लिए भी अच्छा है ये टॉपिक, उनके लिए तो है ही पूरी तरह से, और जिनकी हिंदी लैंग्वेज है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए, आपको पता है वर्ण या अक्षर दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कितने कैसे हैं, इससे संबंधित मेरे और भी वीडियो बनाए हुए हैं, और व्यंजन का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, इनके अलग से फिर बनाएंगे। आज अपन उच्चारण स्थान ही देखेंगे सबसे पहले। अब देखो, इनकी मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं। स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, व्यंजन है वो स्वतंत्र नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है। दूसरी स्वर है ये अबाध ध्वनि है। अबाध का मतलब क्या होता है? जब स्वरों का उच्चारण होता है तो मुख विवर में किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अबाध ध्वनि है। व्यंजन है वो क्या है? सबाध ध्वनि है। सबाध, सबाध का मतलब होता है जब व्यंजन का, किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में अवरोध उत्पन्न होता है, बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए ये सबाध ध्वनि है। ठीक है। वे स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। तो आज अपन इन 44 वर्णों के बारे में, इनके उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखिए, उच्चारण स्थान वो होता है जहां से वो वर्ण उच्चारित होता है, जहां से उसकी ध्वनि निकलती है। तो इसमें देखिए, उच्चारण स्थान कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। सबसे ऊंचा उच्चारण स्थान कौन सा होता है? मूर्धा। अब ये इसलिए बताया कि अगर कंपटीशन में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन कि सबसे उच्च उच्चारण स्थान कौन सा है, तो तालू ठोकते हैं लोग, कहते हैं। लेकिन है कौन सा? मूर्धा, यानी जिह्वा सबसे ऊपर उठती है, ज्यादा ऊपर उठती है इसके उच्चारण करने में। जब इससे टकराती है तो सबसे ज्यादा ऊपर इसी में उठती है, मूर्धा में। कुल उच्चारण स्थान 7 है। कुछ व्याकरण वाले 8 भी करते हैं। किसको मिलाकर? वर्त से को मिलाकर। वर्त से एक उच्चारण स्थल तो है, लेकिन ये 2 से मिलकर के बना है, इसलिए इसको इन 7 में काउंट नहीं किया जाता है, गिना नहीं जाता है। और उच्चारण अवयव क्या है? उच्चारण अवयव, अवयव का मतलब होता है वह तत्व जिससे इन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। किससे? जिह्वा से। इस जिह्वा को कर्ण भी कहते हैं। यही जिह्वा ही कर्ण है इस कार्य को करने वाले। ठीक है। तो उच्चारण अवयव क्या है? जिह्वा है। अब इसमें आगे देखिए, ये तो हो गई मोटी मोटी बात। 7 कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 6 और ये लो जी 7 लिख दिए मैंने। अब लिख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काकल की।
ये काकल क्या होता है भाई? अपने जीभ मुंह के अंदर क्या होता है, एक कागलियो है, उसको काकल बोलते हैं। ठीक है, तो इस काकल को ही स्वर यंत्र कहते हैं और इसे अलजिह्वा भी कहते हैं। अलजिह्वा, अल का मतलब होता है जड़, जिह्वा की जड़ जहां होती है वहां काकल होता है। तो ये इसके दो नाम हैं, इसके अलग से हैं। काकल, काकल से आगे चलो कंठ, कंठ से आगे चलो तालु, तालु से आगे चलते हैं मूर्धा, फिर मूर्धा से आगे दंत, और दंत से आगे ओष्ठ, और फिर नासिका। ये लो जी, काकल से किसका उच्चारण होता है और विसर्ग का। संस्कृत की जो अग्रध्वनि विसर्ग, उसका और है का उच्चारण काकल से होता है। चलो हो गया। अब अपन क्रम से ले लेते हैं। कंठ, कैवरग, कैवरग का मतलब इसमें पूरे 5 नहीं है, सिर्फ 4, 5वें नासिका के लिए छोड़ते चलो। तालु, चैवरग, मूर्धा, टैवरग, दंत, पैवरग, तैवरग, सॉरी तैवरग, फिर ओष्ठ, पैवरग, और नासिका हर एक का पंचम, पंचम वर्ण है वो नासिका से उच्चारित होता है। कहते टै 5 वर्ग होते हैं व्यंजनों में, और उनके 5 का मतलब 5 चौका 20, हर एक का 4 लिया जाते हैं, नहीं कि 5, क्योंकि एक एक तो यहाँ आ गया 25 होते हैं कुल, तो ये 20 तक का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ तक मैं तक बात आ गई है। अब आप देख लीजिए बच गया क्या आगे, मैं से आगे ये रेलव है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। ये रे ले, इसको ब्रैकेट में डाल रहा हूँ मैं, और वह, इसको भी ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। ब्रैकेट का मतलब ये कहीं और से भी उच्चारित होते हैं, इनको माना जाता है। ठीक है, अब आप क्या आ जाते हैं, से है, तो यहाँ से ही शुरू कर दो, तालु से ही, से, और है यहाँ आ गया, तो इस तीसरे को भी मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ। ठीक है, ये वह को ब्रैकेट में क्यों डाला है, वह ओष्ठ वर्ग की ध्वनि तो है, लेकिन ये अकेले ओष्ठ से उच्चारित नहीं होती है। इसको उच्चारित करते समय ओठ है वो दांतों को भी स्पर्श करता है, इसीलिए वह है ये दंतोष्ठ ध्वनि है, दांत और होठों को स्पर्श करती है। अब आते हैं आप स, ये जो स है ये वर्त से ध्वनि है। अब वर्त से में कौन कौन से और कौन, इसके अलावा स तो सबसे पहले स है, अगर स नहीं हो ऑप्शन में तो कौन कौन से हो सकते हैं, न, ल और र, इनको भी किस में मानते हैं, वर्त से में माना जाता है। कुछ व्याकरण वाले मानते हैं, लेकिन आज तक जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं जहाँ तक मैंने देखे वो सभी स के ही आए हैं। वर्त से ध्वनि है वो किसमें में कौन सी होगी, स काउंट होगा, पंचम हो गया। अब आपका जो बच गए हैं वो देख लो, ये वर्त से न, ल, र, ये 3 तो हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स है। अब आपके स्वर बच गए, स्वर यहाँ से शुरू कर देते हैं, कंठ से ए, आ, तालु से ई, मूर्धा से री, फिर दंत से कुछ नहीं है, फिर ओष्ठ से उ। अब बच गए क्या, ए और आई और ओ, औ। ए किससे बना है, ए प्लस ई से, ए एक संयुक्त स्वर है, संधि स्वर है, तो ये ए प्लस ई से मिल करके बना है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का क्या है,
तालु, तो इसकी ध्वनि क्या हो गई, कंठ तालु। और ओ का इसी तरह से ओ का हो जाएगा आपका। ओ का क्या है, ए प्लस ऊ, तो ए की ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से, ऊ की ओष्ठ से, तो ध्वनि क्या हो गई, कंठोष्ठ। इसीलिए जो ओ औ है वो तो कंठोष्ठ हो गए, ए ऐ है ये कंठ तालु हो गए। अब होए क्यों हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये ए प्लस ई से बने हैं, ए प्लस ई से बराबर ए बना है जिसकी ध्वनि कंठ तालु, और ए प्लस ए से बना है ऐ, तो ए कंठे है, ए है तालव्य है, तो कंठ तालु हो गए। ठीक है। अब और क्या बच गया इसमें, यही तो है, वर्ज से हो गई, और ये अक्षराम कंठ तालु और कंठोष्ठ। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है कि नीचे का होठ काट देने पर, नीचे का होठ काट देने पर किस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता, आप कमेंट करके बताना। नीचे का होठ काट देने पर किस वर्ण का उच्चारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपके उच्चारण स्थान थे, इसमें कुछ रहा है क्या, ये पंचम हो गए। अब रहा एक बात है, एक तो रह गया अनुस्वार और एक विसर्ग का अपन ने बता ही दिया है, और एक रह गया आपका अर्ध चंद्र बिंदु। तो अनुस्वार है उस कहाँ से उच्चारित होता है, नासिका से, पंचम वर्ण के साथ में ही चला जाएगा, नासिका। और ये चंद्र बिंदु कहाँ से उच्चारित होती है, नासिका और मुख दोनों से। ये देखो, ये क्या है, मुख है, और ये ऊपर क्या है, नासिका है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, ये मुख है, ये नासिका, तो ये मुख है, नासिका, दोनों से वायु निकलती है जब चंद्र बिंदु का प्रयोग उच्चारण करते हैं। तो अब आप बताना कमेंट करके कि अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग कब होता है, स्वर के साथ में या स्वर के बाद में, और इनका उच्चारण कब होता है, स्वर के साथ में या स्वर के बाद में। ये क्वेश्चन आया हुआ है टेट 2012 में। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करना। वीडियो अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।